सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा की जाती है। आज की जो कक्षा का विषय वस्तु है, यह D3 कुंडली का फलादेश हम लोग कैसे करें, इसकी यह 9वीं कक्षा है। इससे पूर्व में हम लोगों ने 8 कक्षाएं आयोजित कर ली है, जिसका वीडियो आपके समूह में है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और बीच में हम लोगों ने 2-3-4 कक्षाएं फल दीपिका पुस्तक को आधार मान करके कैसे कैसे फलादेश करने के लिए वर्ग कुंडलियों में बतलाया गया है। वर्ग विभाग जो फल दीपिका पुस्तक का 3रा अध्याय है, उसका हम लोगों ने अवलोकन किया था। अब पुनः आज से हम लोग D3 कुंडली को लग्न कुंडली मानकर, D3 कुंडली को लग्न कुंडली मानकर हम लोग फलादेश की विधियों को सीखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो लिखा गया है, जो विषय वस्तु आप लोग देख रहे हैं, यह पूर्व की कक्षाओं का पुनरावृत्ति यहाँ पे दर्शाता है कि यदि कोई ग्रह D3 कुंडली में, दृष्कान कुंडली में यदि चर राशि में होता है तो उस ग्रह से संबंधित कार्यों में नारद के स्वभाव पाए जाते हैं। यदि कोई ग्रह स्थिर राशि में अगर होता है, यदि कोई ग्रह D3 कुंडली में स्थिर राशि में होता है तो उसके स्वभाव का वह ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है उसके अनुरूप दिखती है। जैसे कि स्थिर राशि के स्वामी देवता अगस्त मुनि हुए, स्थिर राशि यहाँ शुक्र एवं गुरु जो बैठे हुए हैं स्थिर राशि में। अब शुक्रदेव उदाहरण इस लग्न कुंडली में 8वें भाव के स्वामी है एवं लग्न भाव के स्वामी है। तो लग्न से संबंधित या 8वें भाव से संबंधित जब भी किसी विषय वस्तु का विचार किया जाएगा तो यह भी देखा जाना चाहिए कि उस भाव से संबंधित कार्यों में अगस्त मुनि के गुण देखे जाएंगे। यह हम सबों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ लिया है। इसके बाद में हम सबों ने यह भी पढ़ा है पूर्व की कक्षाओं में कि प्रत्येक दृष्कान में 3 नवमांश होते हैं। वह नवमांश, जो तीसरा नवमांश होता है, वह उतना उत्तम नहीं माना जाता है। यानी कि यदि ग्रहों का अंश 640 से 10 अंशों तक हो, 1640 से 20 अंशों तक हो, या 2640 से 30 अंशों का हो, यह उत्तम नहीं माना जाता। परंतु अगर 640 से 10 अंशों के बीच है तो यह ठीक है, यह उतना खराब नहीं है, क्योंकि इसके स्वामी नारद देव होते हैं। अगर 1640 से 20 अंशों तक है तो उसके स्वामी अगस्त मुनि होते हैं, यह भी ठीक है। परंतु जो ग्रह 2640 से लेकर 30 अंशों के बीच में होते हैं, इनका स्वभाव दुर्वासा, मतलब इनके स्वामी दुर्वासा मुनि हो जाते हैं एवं गुण देव मानव राक्षस, यह खराब हो जाता है। यदि तीसरे भाव का स्वामी या 11वें भाव का स्वामी यदि इन स्थितियों में हो जाए, यानी कि तीसरे दृष्कान में हो जाए, अंशात्मक मान 2640 से अधिक हो और यहां तक तो, और वह द्वितीय भाव राशि में पड़ जाते हो दृष्कान कुंडली में, तो यह उतना उत्तम नहीं माना जाएगा। यहीं तक हम लोगों ने अध्ययन किया था ना जी गुरुदेव। और हम लोगों ने अपनी अपनी कुंडलियों पर भी लगाया था। तो हम लोगों ने क्या पाया था कि जो बृहद पराशर होरा शास्त्र पुस्तक में जो बातें वर्णित है, या मानसागरी पद्धति में जो बातें वर्णित है, या हम लोगों ने जो पढ़ा उसके ज्ञान के आलोक, उस आलोक में हमने अपने ज्ञान विवेक के आलोक में जो हम लोगों ने कुंडलियों पर लगाया, क्या उसमें मेल पाया या नहीं पाया पिछली कक्षाओं के आलोक में? शायद हमारी मेल बात पाया गया। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग D3 कुंडली कई प्रकार से बनते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में भी देखा कि दृष्कान कुंडली 3 प्रकार से बनती है। अभी जो यह दृष्कान कुंडली है, यह उत्तर कालामृत पुस्तक के आलोक में है या पराशरी आलोक में है।
दृष्टान कुंडली से हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो यह जो है, यह तीसरे भाव क्या, यह कुंडली तीसरे भाव के कुंडली, तीसरे भाव का यह विस्तृत रूप है। तीसरे भाव से सामान्यतः जिन जिन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है वे सभी विषय वस्तु का विचार D3 कुंडली से किया जाता है। ऐसा हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ लिया है, आज भी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तीसरे भाव से हम अपने साहस, पराक्रम, खास छोटे सहोदर भाई का विचार करते हैं। यह तीसरा भाव 11वें भाव का, तीसरा भाव 11वें भाव से पांचवा होता है, यानी कि 11वें भाव को बुद्धि देने वाला भाव कौन है? तीसरा 11वां भाव। भाव। 11वां भाव जो हमारी मन की इच्छाओं का है, 11वां भाव जो हमारी मन की इच्छाओं का है, उसको बुद्धि कौन सा भाव देता है? तो उसको बुद्धि तीसरा भाव देता है। इसलिए हम अपने रुचियों का भी विचार, कि हमारी रुचि कैसी होगी, यहां से हल्का कर सकते हैं। इत्यादि। छठे भाव से हम लोग खेल कूद देखते हैं। छठे भाव से खेल कूद, खेल कूद, प्रतियोगिता इत्यादि देखते हैं। तो छठे भाव का यह कर्म भूमि है। छठे भाव से यह भाव 10वां पड़ता है, तो छठे का कर्म भूमि हो गया। तो हम लोग जिस 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 विषय वस्तु का विचार छठे भाव से करते हैं, उसमें हमारा स्किल पावर कैसा होगा या हमारा कर्म कैसा होगा, यह तीसरे भाव से भी। हमारे गुरुजन कहते हैं कि यदि कोई शत्रुता कर रहा हो या हम शत्रुओं से परेशान हो, तो तीसरे भाव को हम अपना शुभ बना लें। छठे भाव को शांत ना करें, छठे भाव को शांत ना करें। न करें। यदि हम छठे भाव के स्वामी या छठे भाव में बैठे हुए ग्रहों को शांति प्रदान करते हैं, तो शत्रुओं से तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन हम भी खुद शिथिल हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी शांति न करके, छठे भाव की शांति न करके, अगर हम तीसरे भाव को शुभ बना लेंगे, तो हमारे जो कंपटीशन वाले क्षेत्र में या शत्रु वाले क्षेत्र में जो हमारी बात व्यवहार है, अगर हम शुभ बना लेंगे तो हमारा कायदा सकारात्मक हो जाएगा। तो सकारात्मक कायदे से तो सभी हार जाते हैं, सकारात्मक कायदे से तो सभी पीछे हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? धीरे धीरे हो जाते हैं। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं कि दृष्टान कुंडली के लग्न भाव से हम लोग क्या विचार करें। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, आप वहां से भी शामिल हो सकते हैं। हाँ चंदन जी, यदि कुछ कहना है तो आप हैंड राइज बोले, फिर उसके बाद अपनी बात गुरु जी, बहुत छोटा सवाल है। आपने ये कहा अभी कि छठे भाव को ज्यादा शांति ना करके हम तृतीय भाव का अच्छा उपाय करेंगे, लेकिन ऐसा देखने में आया जैसे इस कुंडली में भी और काल पुरुष की कुंडली में भी दोनों भाव के स्वामी एक ही ग्रह हो जाते हैं। जैसे वहां बुध हो देव हो जाते हैं, देव गुरु बृहस्पति हो जाते हैं। तो फिर कैसे इनकी एक मतलब व्यवहार करें, कैसे विचार करें कि तीसरा भाव शुभ हो जाए और छठा भाव भी हमारा अच्छा रहे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। ऐसे प्रश्न तो कक्षा में होना ही चाहिए। यदि यदि दोनों भाव के स्वामी अगर एक ही हैं, यदि दोनों भाव के स्वामी यदि एक ही हैं, तो हमने कहा कि इनकी शुभता बढ़ाए। हमने कहा है इनकी शुभता बढ़ाए। अगर दोनों ही, अब यहीं पे देव गुरु बृहस्पति यहाँ के भी स्वामी हैं, यहाँ के भी स्वामी हैं, अगर हम यहाँ इनकी शुभता बढ़ाते हैं, तो खैर मूल त्रिकोण राशि देव गुरु बृहस्पति की यहाँ पर है, ठीक है, अच्छी बात है, ज्यादा फल यहाँ का हो जाएगा। यहाँ के लिए तो कोई खास ज्यादा समस्याएं नहीं है ना। नहीं गुरु जी, नहीं। लेकिन यदि यहीं पे बुधदेव की राशि हो जाए, तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो अगर हम बुधदेव की शुभता ही बढ़ाते हैं, अगर हम तीसरा भाव को शुभ करते हैं, बैठे हुए ग्रह को शुभ बनाए, या जो ग्रह देख रहे हैं उनको शुभ बनाते हैं, तो हमारा संचार भी ठीक होगा। एवं बुधदेव क्या है, जब अगर छठे भाव के स्वामी यहाँ पर 6 नंबर की राशि बनती है, बुधदेव चाहे कुंडली में कहीं भी हो, अगर हम इनको शुभ बनाते हैं, तो एकाएक कैलकुलेशन पावर, हमारी सोच,
हमारी बुद्धि को तेज करते हैं। क्या करते हैं? बुद्धि को तेज करते हैं। बुद्धि को, अगर हम बुद्धि को शुभ बनाएंगे तो बुद्धि को तेज करेंगे और बुद्धि में अच्छा शुद्धता आएगा। तो जब जितनी अच्छी बुद्धि मेरे पास में होगी, हम अपने बुद्धि के बल पे, हम अपने जो हमारे प्रतियोगी हैं या जो जिनसे मेरा कंपटीशन है, बुद्धि, अब उस तो बुद्धि तो मेरा अच्छा हो जाएगा। तो जब बुद्धि जिसका अच्छा हो गया है तो बुद्धि जस्या बलम तस्या। जी जी, कल आएगा उसके अंदर। शांत ना करें। जी अब बातें स्पष्ट हुई, और भी कुछ बातें रह गई हो तो बोला जाए। नहीं गुरु जी, उसमें शुभता लाने के प्रयास करेंगे। अच्छा, इसके बाद में अब हम लोग चलते हैं, इसका फलादेश हम लोग कैसे करें। तो हम सबों ने, यह किसकी कुंडली है? लग्न की कुंडली, जो यह व्यक्ति है उसकी कुंडली लग्न कुंडली होगी। लेकिन इससे तो सबसे पहले हम छोटे सहोदर से विचार करेंगे, क्योंकि यह छोटे सहोदर की कुंडली है। तो यह छोटे सहोदर, जो खास छोटा सहोदर है, उसका विचार हम यहां से नहीं करेंगे। यह व्यक्ति का ही विचार करेंगे कि यह व्यक्ति का छोटे सहोदर से किस प्रकार का रिश्ता हो सकता है इत्यादि। छोटे सहोदरों के प्रति इसका व्यवहार कैसा हो सकता है, इसके बारे में आप लोग अपने अपने कुंडली में देखें कि आपके दृष्टान कुंडली में कौन सी लग्न बन रहा है। क्या लग्न पर शुभ प्रभाव है? यदि लग्न पर शुभ प्रभाव है तो आप अपने छोटे सहोदरों से आपका व्यवहार प्रेम पूर्वक रहता है। इस उदाहरण कुंडली में बुध देव मित्र राशि में होकर के बुध देव मित्र दृष्टि से देख रहे हैं। भाव का स्वामी भले ही शनि देव हैं, केंद्र में है, शत्रु राशि में है, चलिए ठीक है, शत्रु राशि में है लेकिन केंद्र में है। केंद्र में होना, यदि लग्नेश केंद्र में होता है तो लग्न को दीर्घायु बनाता है। क्या बनाता है? लग्न को दीर्घायु। लग्न को दीर्घायु बनाता है एवं निरोगी बनाता है। यह हम सबों ने पढ़ा है कि यदि लग्नेश केंद्र में हो तो व्यक्ति के जीवन को लंबा बनाता है और निरोगी बनाता है। पहले इस सूत्र को हम लोग इसी कुंडली पर लगाए। हम लोग जितनी बार कुंडलियों को पढ़ेंगे सभी को केवल लग्न कुंडली के जो सामान्यतः नियम है उसी सूत्रों को यहाँ पर भी लगाएंगे। तो लंबी आयु का मतलब यह हुआ कि छोटे भाइयों से या छोटे सहोदरों से इनकी रिश्ता लंबे दिनों की होगी। यानी कि छोटी मोटी बातों पर अगर त्रुटियां हो भी रही है तो नजरअंदाज कर देंगे, यह अपने छोटे सहोदरों से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, जीवन पर्यंत निभाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर लग्नेश शत्रु राशि में भी है, राहु से भी प्रभावित है। तो यहाँ पर यह भी बात है, यह देखा जाए कि यह देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्र से भी दृष्ट है। बरकुंडलियों में यदि दृष्टियों का विचार नहीं किया जाता है, लेकिन यदि बरकुंडली का ही फलादेश किया जाए तो प्रत्येक बरकुंडली का फलादेश में केवल उसी बरकुंडली के फलादेश के लिए ग्रहों की दृष्टियां भी ली जाती है। तो कुंडली के जो दो प्रमुख शुभ ग्रह हैं उनके द्वारा देखा जा रहा है। एवं हम सबों ने यह भी पढ़ा है कि कोई भी अगर योग बन रहा हो, अगर किसी भी बरकुंडली में योग बनता है तो जीवन के उस क्षेत्र में वह योग प्रभावी होता है। यहाँ पर शुक्रदेव शुभग्रह के साथ होकर शुक्रदेव यहाँ मालव्य योग बना रहे हैं। शुक्रदेव मालव्य मालव्य योग बना रहे हैं। मालव्य योग का मतलब होता है कि महापुरुष योग, बुद्धिमता योग इत्यादि इत्यादि। तो जो हल्का सा जो शनि में जो दोष था, यानी कि लग्नेश में जो दोष था, वह दोष शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने से समाप्त हो गई और विशेष योग मालव्य योग बना। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका क्या होगा, अपने छोटे भाइयों से संबंध लगभग अच्छे ही रहेंगे।
सामान्यतः ओवरऑल अच्छे रहेंगे। लग्न कुंडली का फलादेश ओवरऑल चलता है, क्योंकि ग्रहों की दशाएं भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है, ग्रहों का गोचर भी प्रभावित करती है। अगर यही संबंधित लग्नेश अगर गोचर में अगर कभी बुरे भाव में आ जाए, कभी नीच राशि के हो जाए, तो उतने दिनों तक कुछ तो बुरा प्रभाव रहेगा, कुछ दिनों तक। ज्यों ही गोचर बदलेगा, दशाएं बदलेंगी, तो फिर स्थितियां ठीक ठाक हो जाएगी। इसलिए तो आप लोग देखते होंगे कि कभी दो भाइयों में, दो सहोदरों में आपस में मनमुटाव है, कुछ दिनों तक के लिए, साल 2 साल 5 साल के लिए है, लेकिन ग्रहों का गोचर बदलता है, ग्रहों की दशाएं बदलती है, तो पुनः मेल मिलाप हो जाता है। हो जाता है। यह क्यों हुआ? तो ग्रहों का गोचर है, ग्रहों की दशाएं हैं। जस्ट 1 मिनट हम आते हैं। हाँ ठीक है। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरु जी गुरु जी। अब यही बातें सभी चीजों पर लागू होती है, यही बातें सभी चीजों पर लागू होती है। अब यह व्यक्ति कोई काम करेगा तो कार्यों के प्रति इसका उत्साह कैसा होगा, जुनून कैसा होगा, यह सभी दृष्टान कुंडली के लग्न से। तो दृष्टान कुंडली का लग्न दो दो महान विभूतियों के केंद्रीय प्रभाव में है। एक दृष्टान कुंडली के लाभ भाव में, लाभ भाव का विचार जरूर करना चाहिए। लाभ भाव में अच्छे राशियों में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, इसलिए पराक्रम पराक्रम ऊर्जा उत्साह इत्यादि सभी अच्छे होंगे। परंतु यहाँ एक यदि लग्न का फलादेश किया जाता है तो ओवरऑल सभी योगों को एक बार खंगाल लिया जाता है। यहाँ पे सकट योग भी बना हुआ है, यहाँ पर सकट योग, सकट योग भी है, लेकिन यह योग अपना प्रभाव दिखलाएगा तो क्या पूरा दिखलाएगा या कम दिखलाएगा? कोई भी बुरा योग बने, कोई भी बुरा योग यदि बनता है तो उसका मूल्यांकन हम सबों को करना चाहिए। मूल्यांकन हम सबों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। करना चाहिए। तो क्या यह ज्यादा प्रभावी है या कम प्रभावी है? हम सबों ने पूर्व की कक्षा में हम सबों ने पूर्व की कक्षा में यह पढ़ा है कि कोई भी ग्रह अपना फल कहां कहां के लिए देता है। चाहे वह कहीं भी हो, लेकिन प्रमुख रूप से कहां कहां का फल देता है? गुरुजी जिस भाव में बैठा हो और सप्तम। नहीं, कोई भी ग्रह, यहाँ पर देखिए, कोई भी ग्रह जब की दशाएं चलती है, यानी कि सकट योग का भी प्रभाव कब मिलेगा आपको? क्या जीवन भर तो ओवरऑल है, कुंडली में तो है ही, छोटे मोटे आते जाते रहेंगे, लेकिन उतना प्रभाव नहीं दिखता। लेकिन जब उन ग्रहों की दशाएं चलती है तो ज्यादा ना। जी गुरुजी, ऐसे भी चंद्रमा धनु राशि में अच्छे ही परिणाम
हाँ, ठीक है। यहाँ हम लोग भले ही एक ही सूत्र को पढ़ें, लेकिन उसको इतना डीपली पढ़ें कि अन्य सूत्रों को समझने में आसानी हो जाए। पढ़ने का कायदा यही है कि दूसरा है। सर इसमें ना सर, अगर गुरु गुरु धनु में होता और चंद्रमा नहीं होता, गुरु गुरु होता, तब ज्यादा अच्छा प्रभाव मिलता, तब ये मुकुट योग बन जाता, गुरु अपनी स्वराशि में होता। ठीक है, अभी होता तो यदि होता तब ना, तब ना, यदि होता तब ना। अभी तो ये अति प्रभावी है सर, ये सकट योग इसमें। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि कोई भी ग्रह ज्यादा प्रभाव कब देता है? अपनी दशाओं में देता है। जब उनकी दशाएं चलती है तब ज्यादा प्रभाव देता है। यहां तक तो हम सभी जानते हैं ना। जी गुरु जी। अब वह कहाँ कहाँ का फल अच्छा देता है, कहाँ कहाँ का फल बुरा देता है, इस पर विचार करना चाहिए। तो जब किसी भी ग्रह की दशा चलती है, वो भले जहां भी हो, अपने उच्च राशि का फल अधिक देते हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि का फल अच्छा देते हैं। उनकी राशि जहां जहां होती है, जिस जिस भाव में होती है, अपने स्वराशि का फल देते हैं। एवं वह जहां अवस्थित होते हैं, मतलब लग्न कुंडली में जहां पर हैं, उस भाव का भी फल देते हैं। जहां पे होते हैं स्थिति के आधार पर फल देते हैं, नहीं देते हैं? जी गुरु जी, देते हैं। तो यहां पर कैसा फल देते हैं? अच्छा फल देते हैं या बुरा फल देते हैं? स्थिति के आधार पर तो फल अब यह देखा जाएगा कि वह उस भाव में नीच के हैं कि उच्च के हैं, स्थिति के आधार पर वहां का फल देंगे। लेकिन यह जो ऊपर में जो 3 स्थान स्थितियां बनी, यहाँ के लिए अच्छे फल देते हैं या बुरे फल देते हैं? अच्छे फल। अच्छे फल। अच्छे फल देंगे। तो अब सकट योग का प्रभाव कब पड़ेगा? जब चंद्रमा की दशाएं चलेंगी तब, या गुरु की दशाएं चलेंगी तब पड़ेगा। तब। तो गुरु की जब दशाएं चलेंगी तो यह तो योग लग्न कुंडली में नहीं है, यह योग इसका पराक्रम के क्षेत्र में है कि भाई नौकरी कर रहा है तो ऊर्जा उत्साह के साथ अपना ड्यूटी निभाएगा, बड़े जोश जुनून के साथ में निभाएगा, तो उसको डेवलपमेंट होगा, यानी कि उन्नति होगी। अगर यही सकट योग प्रभावी हो जाएगा तो नौकरी के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, या भाइयों से संबंध के क्षेत्र में उहापोह की स्थितियां बनी रहेगी, मन में उद्विग्नता रहेगी, अच्छे ढंग से वह ऊर्जा उत्साह का उपयोग नहीं कर पाएगा। सकट योग का मतलब यही हुआ ना। जी गुरु जी। तो नौकरी में समस्याएं, भाइयों से प्रेम संबंधों में समस्याएं। लेकिन अब यही जब गुरु की दशाएं चलेंगी तो गुरु की मूल त्रिकोण राशि जहां पर है, वहां का अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे? अच्छा कहीं भी सर इस कुंडली में गुरु तो योग कारक है नहीं सर, और शुक्र की राशि में बैठे हैं। वो बड़ी बात नहीं ना। कोई भी ग्रह चाहे अकारक ही क्यों न हो, उनकी जहां स्वराशि होती है, अपनी राशि के लिए वे अच्छे ही फल देते हैं। अब यह अकारक है तो यह 11 हमें भाव के ही तो स्वामी है ना। अपने भाव के लिए अच्छे फल देंगे या बुरे फल देंगे? अच्छे फल गुरु जी उसको शुभ कर देंगे भाव को। वही हम अपनी बात को आपके जुबान से नहीं निकलवाना चाहते, हम अपनी बात को रखना चाहते हैं, और हमारी बातों के आलोक में आप लोग भी एस्ट्रोलॉजर हैं, आप लोगों का विवेक जो अंतरात्मा से आवाज आती हो आप उसी को बोलें। जब भी किसी ग्रह की दशा चलती है तो अपनी राशि के लिए कम से कम वह अच्छे फल देते हैं। इतना हम सबों ने पढ़ा है और हमारे गुरुजनों ने हमें बतलाया है। क्या यह बातें आप लोगों के अनुभव में आया है कि नहीं आया? या अपनी राशि के लिए बुरा फल दे देंगे? गुरु जी इधर एक चीज हम यही नहीं नोटिस करेंगे। नहीं, वो वाली बात नहीं। बात जो मैं कह रहा हूं, पहले उस पॉइंट को क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद में अपने प्रश्न को रखिए। नहीं तो आप, हम कुछ बोल रहे हैं उस पर आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप अपनी बात रख लेंगे तो फिर जब उत्तर ही नहीं मिलेगा तो बातें आगे नहीं बढ़ेगी।
हम आपकी सभी बातों को सुनेंगे और आपकी भी बातों पर हम अपने विचार देने का प्रयास करेंगे। हमने यह पूछा कि यदि कोई ग्रह की दशाएं चल रही हो, कुछ भी चल रही हो, तो क्या उनकी जो मूल त्रिकोण राशि जिस भाव में है उस भाव के लिए वह बुरे फल देते हैं या अच्छे फल देते हैं? अच्छे देते हैं अच्छे देंगे। अच्छे अच्छे देंगे। अगर चंद्रमा की दशाएं चलेंगी तो अपने उच्च राशि का बुरा फल देगा या अच्छा फल देगा? अच्छा देने की कोशिश करेगा। अच्छा देगा। इसलिए सकट योग तो है, सकट योग तो है, परंतु उतना यह प्रभावी नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा की दशाएं चलेंगी तो चौथे भाव के लिए अच्छा फल देगा, ऊर्जा उत्साह में मन की स्थिरता को बढ़ाएगा। और जब देवगुरु बृहस्पति की दशाएं चलेंगी तो यह लाभ भाव है, पराक्रम से लाभ होने की संभावनाओं को दर्शाएगा ये। लेकिन यह सकट योग भी प्रभावी है, तो थोड़ा बहुत समस्याओं के साथ में होगा, लेकिन व्यक्ति को लाभ मिलेगा, लेकिन समस्याओं के साथ में। ये जो आसानी से जो उसे लाभ प्राप्त हो जाए सो नहीं दिखता, क्योंकि सकट योग भी तो अपना प्रभाव देगा ना, थोड़ी मोड़ी समस्याओं को देगा कि नहीं देगा? देगा गुरुजी, गुरु अपने यहाँ से छिपे बैठा है अपने स्थान से। हाँ जी, इसलिए उस देगा, लेकिन एक जो कहिएगा कि पूर्ण रूप से फल नहीं मिलेगा, वैसी बातें नहीं। हाँ, अब विशाल जी आप अपनी बात को रखें। सर मैंने रखा था अपनी बात को कि जैसे इसमें अगर गुरु 9वें भाव में होता और चंद्रमा 2 में होता, या तब ये सकट योग मुकुट योग बन जाता, तब इसके फल हाँ। अच्छे ही मिलते, सदा अच्छे मिलते। अभी हाँ, क्या है कि या फिर गुरु स्वराशि हो या चंद्रमा अपनी उच्च या स्वराशि में हो, तब सकट योग मुकुट योग बन जाता है। हाँ। अगर यहीं पे हो जाता, अगर चंद्रमा अगर यहाँ पे हो जाता तो चंद्रमा तो नीचाभिलाषी हो जाता ना, नीचा विलासी हो जाता है यहाँ पे। तो फिर यह मुकुट योग के बदले में तो फिर यह नीचाभिलाषी के भी तो कुछ गुण आ जाएंगे ना। जी सर, नहीं तब तो ये और खराब फल देता था। हाँ, कहने का मतलब यह है विशाल जी, आपका प्रश्न उत्तम ही है, इस प्रकार के प्रश्न होने ही चाहिए। कहने का मतलब यह है, हम लोगों ने एक बार कक्षा की थी पूरे 1 महीने के लिए कि योग फल कैसे देखें, योग फल हम लोग कैसे देखें। तो हम लोगों ने वहां पर पूरे 1 महीने की कक्षा में मात्र 3 योग पर ही चर्चा हो पाया था, यानी कि एक योग पर 10 रोज क्लास चली थी, फिर हम लोग कुछ समझे थे, फिर उसके बाद में एक योग पर 10 रोज क्लास चली थी, तब हम लोग समझे थे। वहां पर हम लोगों ने यह पाया था कि योग क्या है, जब 2 या 3 एक से अधिक ग्रहों का जब किसी भी प्रकार का परस्पर संबंध बनता है तो वह योग कहलाता है। और कभी कभी विशेष स्थितियों में अकेले एक ग्रह भी योग बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो योग है यह कम से दो ग्रहों के समन्वय संबंध से है। हम लोग जब व्यंजन बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो वहां भी योग होता है मसालों का। तो मसाले जितने उत्तम क्वालिटी के होते हैं, मसाले जितने उत्तम क्वालिटी के होते हैं, उतना ज्यादा स्वाद उतना बनता ही है। हाँ, उतना ही अच्छा उत्तम व्यंजन बनता है। और मसाले की क्वालिटी जितनी कमजोर होती है, सड़ा गला होगा, अच्छा नहीं होगा, तो व्यंजन का स्वाद अच्छा नहीं होगा। उसी प्रकार ग्रहों के योग में भी होता है कि अगर ग्रहों की स्थिति उत्तम है तो वह योग अच्छा हो जाता है। अगर ग्रहों के योग में अगर ग्रहों की क्वालिटी उत्तमता खराब है तो योग भी खराब हो जाता है। यह भी बातें हैं। लेकिन ग्रहगण अपने स्वभाव के आधार पर ही फल देते हैं। अगर बुरा योग बन भी रहा हो परंतु वे संबंधित ग्रह अच्छे स्थिति में हो तो बुरे योगों का फल थोड़ा कम मिलता है। यहाँ पे अगर चंद्रमा हो जाते हैं, आपने कहा, मैं आपकी बातों का खंडन नहीं करता, परंतु यहाँ पर चंद्रमा नीचाभिलाषी हो जाते हैं, तो नीचाभिलाषी ग्रहों के बारे में पुस्तकों में हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वाचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने यह कहा है कि जो ग्रह नीचाभिलाषी हो जाता है वह नीच के जैसे फल देता है। तो इनकी गुणवत्ता में, चंद्रमा की गुणवत्ता में थोड़ी नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में होते और गुरु 11वें भाव में होते, तब ये उच्च का योग हो जाता, मुकुट योग हो जाता। मेरा कहने का ये मतलब है। हाँ हाँ, ठीक है। अगर यहाँ पे चंद्रमा हो गए केंद्र भाव में तो चंद्रमा तो उच्च के हो गए, उच्च के हो गए, गुरु अपनी मूल त्रिकोण में हो गए, तो सकट योग का प्रभाव खत्म हो जाता। हाँ,
तब तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता। तो ये मुकुट योग बन जाता और मतलब इनको और शीर्ष पे ले जाता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मेरा मतलब है सर, मैं वहां नहीं बैठा रहा था उसको नवे भाव में। अच्छा अच्छा जी, चलिए जी ठीक है। सर। अगर यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति होते तो अपने मूल त्रिकोण राशि में होते, चंद्रमा यहाँ होते तो तब तो यह सबसे उत्तम सर्वोत्तम योग हो जाता है। जी सर, जी सर। और दूसरे सर, जैसे मान लो ऐसा भी नहीं होता, एक भी ग्रह अगर चंद्रमा या गुरु में से कोई भी ग्रह अपनी स्वराशि या उच्च राशि में होता या मूल त्रिकोण में होता, तो सकट योग वैसे ही खत्म हो जाता है। खत्म हो एक जाता है। यहाँ तो दोनों हो जाते। हाँ, यहाँ तो दोनों हो जाते। जी सर, जी। तो कहने का मतलब यह है कि चर्चा तो वही हो रही है ना, चर्चा के दरमियान अगर कक्षा का मतलब ये नहीं कि कोई एक बोलता जाए पढ़ता जाए पढ़ाता जाए, नहीं, चर्चा का कक्षा का मतलब ये होता है कि जिसके पास में जो ज्ञान है, जिसके पास में जो ज्ञान है, अपने ज्ञान को जरूर संबंधित विषय वस्तु से संबंधित अगर उनके मन में कोई बात है तो जरूर उल्लेखित करें। इससे होता क्या है कि जो आप जानते हैं उसको रिपीट अगेन करते हैं, तो जब आपके पास में कुंडली आती है, फलादेश करते हैं, तो तुरंत आपके वह बातें दिमाग में, जब पुनरावृत्ति जो बातें होती रहती है वह हमेशा दिमाग में घूमती रहती है। जो ही कुंडली आती है आपके नजर के सामने में पड़ता है तो आप फौरन उस सूत्र को लगाते हैं, इसलिए आपके फलादेश में सकारात्मकता थोड़ा अधिक मिलती है। तो जो व्यक्ति बोलते हैं उत्तम ही बात है। चलिए, तो यह तो लग्न के बारे में हम लोगों ने, हाँ हरीश जी बोला जाए। गुरुजी, इसमें अगर हम देखें, चलिए एक तो योग आपने बताया, पर मैं मोस्टली देख रहा हूँ शुक्र, गुरु, केतु और चंद्र, सूर्य, मंगल, ये कहीं ना कहीं एक शक्ति योग तो हमने चर्चा की। शास्त्रक भी एक तरह का बना रहे हैं, 6 से 8 डिस्टेंस पे बना रहे हैं, तो उसका भी तो प्रभाव कुछ ना कुछ यहाँ आना चाहिए, या आएगा या नहीं हाँ आएगा? हाँ, नहीं नहीं, आएगा 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 आएगा। तो यह एक सामान्य नियम है कि जब कोई भी ग्रह एक दूसरे से खड़ाष्टक योग में होते हैं तो उतने अच्छे फल एक दूसरे की दशाओं में नहीं देते। नहीं देते। यह नियम है। जी। लेकिन यह भी नियम है कि जो ग्रह 11वें भाव में बैठे होते हैं सदैव अच्छे फल देते हैं। ठीक है गुरु। जो ग्रह केंद्र में हो और शुभग्रह की राशि में हो, यदि कोई ग्रह केंद्र में हो और शुभग्रह की राशि में हो, वे भी अच्छे फल देते हैं। क्या इस नियम को आप भूल जाइएगा? नहीं 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 गुरु जी, वो तो है ही। यदि लग्नेश 10वें भाव में बैठा हो तो अच्छा फल देता है, क्या इस नियम को भूल जाइएगा? वो भी गुरु जी नियम है। तो यहाँ पर तो कई अच्छे अच्छे योग भी बन रहे हैं। हाँ, यहाँ पे लग्नेश 10वें भाव में बैठा तो अपने शत्रु राशि में बैठा, लेकिन यहाँ पर उस स्वामी से तत्कालिक मित्रता भी तो है एक। और यहाँ पर जो मंगल की राशि में है तत्कालिक मित्रता है, तो लग्न कुंडली में भी मंगल शनि की मित्रता है, तत्कालिक मित्रता है। तो इसके इस गुण को भी तो देखें। वो तो नैसर्गिक शत्रु, शनि मंगल को नैसर्गिक शत्रु मानता है, जी जी, लेकिन मंगल शनि को तो नैसर्गिक शत्रु नहीं मानता ना। जी जी जी। शनि मंगल शनि को नैसर्गिक शत्रु नहीं मानता, सम मानता है जी। और मंगल तत्कालिक मित्रता में है, इसलिए शनि को मित्र राशि में ही कहा जाए। जी जी। लग्न भाव त्रिकोण में भी आता है, लग्न भाव त्रिकोण में आता है और केंद्र में भी आता है। तो यदि हम इसे त्रिकोण मानते हैं तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र भाव में राहु से युक्त भी है। एक अपने आप में अलग प्रकार का योग बना दिया ना जी। यानी कि ये भी शुभ योग ही बनाया। दूसरा, शुक्रदेव और केतुदेव की यदि युक्ति है तो शुक्रदेव 9वें भाव के स्वामी है, यानी कि त्रिकोण भाव के स्वामी है। त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ केतु केंद्र भाव में बैठा है, यह भी अच्छा योग है। आप लोग देखेंगे एक बात कि राहु केतु यदि आपके कुंडली में नीच राशि में है तो सामान्यतः उनकी दशाएं अच्छी जाती है। राहु केतु यदि आपके कुंडली में उच्च राशि में है तो सामान्यतः दशाएं उतनी अच्छी नहीं जाती।
क्या आप लोगों ने यह अनुभव किया है? गुरु जी मेरी कुंडली में है केतु देव नीच की राशि का है, लेकिन मेरी दशा बहुत खराब गई है केतु की। अच्छा, तो केतु देव पीड़ित भी होंगे, केतु देव पर बुरे ग्रहों का प्रभाव भी होगा। गुरु जी सूर्य और सूर्य का प्रभाव है और शुक्र का प्रभाव है। अब भावेशों के आधार पर देखा जाएगा, क्योंकि यह हम सबों ने यह पढ़ा है और कई कुंडलियों पर हमने लगाया भी है। सामान्यतः ये उतने बुरे फल नहीं देते जितना इनको देना चाहिए। गुरु जी मुझे तो बहुत पूरी केतु की दशा में ही बहुत बुरा प्रभाव मिला है पूरे। अच्छा, मतलब तो कह सकते हैं कि उन्होंने मेरा जीवन की दशा बदल दी उस दशा में। अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो आप कभी कुंडली शेयर कीजिएगा मेरे पास में, और केतु क्यों बुरा प्रभाव दिया उस पर हम लोग इसी प्रकार व्हाइट बोर्ड पर क्लास कर लेंगे। हम क्लास में नहीं बोलेंगे कि यह किसकी कुंडली है, हम लोग सीखने का प्रयास जरूर करेंगे कि आखिर क्यों हुआ। ठीक है। जबकि हाँ, जबकि उत्तर कालामृत पुस्तक में यह बतलाया गया है, स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि बकरी ग्रह यदि नीच राशि में गोचर करते हुए पाए जाते हैं तो उनकी दशाएं सामान्यतः अच्छी होती है। यह कालिदास महामुनि का लिखा हुआ पुस्तक है, बतलाया गया पुस्तक है। और सामान्यतः हम लोगों ने अन्य ग्रहों को भी देखा है, तो बकरी ग्रह यदि नीच के होते हैं तो अच्छे फल प्रदाता हो जाते हैं, और यदि बकरी ग्रह उच्च के होते हैं तो अब यहाँ पर यदि उच्च के हैं तो ये यहाँ के लिए है ना, नीच के हैं। लेकिन वास्तविक रूप से स्वभाव तो देखा जाता है D9 से, वास्तविक रूप से स्वभाव देखा जाता है D9 से। D9 से। तो अब D9 में केतु देव का अंशात्मक मान यहाँ पर 21 है, और यह 6 नंबर की राशि में है, यानी कि 7वें नवमांश में है, तो 9 × 5 = 45, 7 52 45 7 52, 12 चौक 48 48 और 4 52। इनका स्वभाव तो कर्क राशि का हो गया, ये तो अपने निजी गुणों यहाँ पर दिख तो रहे हैं, लेकिन इनका स्वभाव तो वहां के जैसे हो गया। चलिए ठीक है, तो यह हुआ हम लोगों का D9 D3 कुंडली के प्रथम भाव का फलादेश कैसे करें। अब दूसरे भाव का फलादेश, तो लग्न कुंडली के दूसरे भाव से हम लोग क्या देखते हैं? समृद्धि देखते हैं, धन देखते हैं, वार्तालाप देखते हैं। धन समृद्धि वार्तालाप, पारिवारिक वृद्धि भी देखते हैं, पारिवारिक वृद्धि भी देखते हैं, यानी घर के सदस्यों की वृद्धि भी देखते हैं। क्योंकि पंचम भाव से परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती है, तो पंचम भाव का कर्म भूमि दूसरा भाव हो गया। पंचम भाव का कर्म भूमि दूसरा भाव हो गया। तो दूसरे भाव से किन किन रिश्तों का विचार किया जाता है? अपने स्वजनों का विचार किया जाता है ना जी गुरु जी। तो संतान प्राप्ति के लिए जितना आपके मन में, यदि आप ही की बात है, यह हमारी बात है, क्योंकि हम सभी इस समय से गुजरे हैं, गुजरने वाले हैं, तो संतान के लिए हमारे मन में जितनी अभिलाषाएं होती है उससे ज्यादा हमारे स्वजन जो हैं उनके मन में जिज्ञासा रहती है ना। जी। हमारे स्वजन के मन में जिज्ञासा रहती है कि हाँ भाई विवाह शादी होगा, ये होगा वो होगा, तुम्हारे बच्चे होंगे। बच्चों के होंगे, नसीहत देने वाले कौन होते हैं? स्वजन ही होते हैं ना। स्वजन ही होते। दूसरा भाव स्वजन का है, और यह पंचम भाव की कर्म भूमि होगी। तो ठीक उसी प्रकार दूसरे भाव से जिन जिन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है, हम लोग ठीक उसी चीज को यहाँ भी देखते हैं। दूसरा भाव संचय का भी है,
दूसरा भाव धन का भी है, धन संचय का भी है। तो क्या हम अपने सहोदर के सहयोग से, क्योंकि लग्न कुंडली तो जिस व्यक्ति की है उसके लिए है, और यह सहोदर का कुंडली हो गया, तो क्या सहोदरों के सहयोग से धन संचय में यानी कि वृद्धि होगी या ह्रास होगा, उसका विचार किया जाता है। तो भाव के स्वामी अपने भाव से तीसरे में बैठे हुए हैं। तीसरा भाव उपचय भाव कहा जाता है, और जिस भाव में बैठे हुए हैं भाव के स्वामी के साथ में है। कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ हो और उस भाव का स्वामी भी साथ में हो तो कुछ फल अच्छा ही होता है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की महानता बहुत उत्तम है। इन लोगों की शत्रुता भी अमृत के तुल्य होती है, और शुक्र वैसे भी धन के अभिलाषी ग्रह हैं, और देवगुरु बृहस्पति धन के कारक भी। तो इन मामलों में दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। हम सबों ने शास्त्रों में भी पढ़ा है, और गुरुजन जी कहते हैं यदि शुक्र शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो शुक्र को कौन शुभ ग्रह देखेगा? गुरु ही देखेगा ना। गुरु के लिए कहा जाता है कि यदि गुरु शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो उत्तम फल। तो फिर कौन देखेगा उनको? शुक्र ही देखेगा ना जी। तो उत्तम फल। तो यदि गुरु या शुक्र शुभ ग्रह से युक्त हो तो फल अच्छे होते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि नहीं, पढ़ने में आता है कि नहीं, गुरुजन कहते हैं कि नहीं? जी गुरु जी। जी गुरु जी। कहते हैं। तो यहाँ पे तो शुभ ही हो गया। तो तीसरे भाव में बैठना खराब नहीं होता, तीसरे भाव के स्वामी खराब होते हैं। तीसरे भाव के स्वामी खराब होते हैं, परंतु तीसरा भाव खराब नहीं होता। लेकिन यदि तीसरे भाव के स्वामी तीसरे भाव में ही हो तो तीसरे भाव के लिए खराब थोड़े हो गया वो। यदि D3 कुंडली के दूसरे भाव का यदि हम लोग फलादेश कर रहे हैं तो अब शुक्र जहां पर है, शुक्रदेव का तो फलादेश नहीं हो रहा है। फलादेश तो देवगुरु बृहस्पति का हो रहा है ना। फलादेश किसका हो रहा है? देवगुरु बृहस्पति का या शुक्रदेव का? बृहस्पति जी गुरु का। का। बृहस्पति का। तो यह तो नहीं कहीं कहा गया है ना कि तीसरे भाव में बैठे हुए बुरे फल देते हैं। कहा गया है तीसरे भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं। अगर यही शुक्रदेव दूसरे भाव में होते तो फल खराब होने की संभावनाएं बन सकती थी, लेकिन नहीं। तीसरे भाव के स्वामी मतलब दूसरे भाव के स्वामी अपने भाव से तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, और वो भी लग्न से चौथा। सुख भाव में। उत्तम ही है। तो अब यहां से हम ऐसे कह सकते हैं कि यह व्यक्ति अपने भाइयों के सुझाव सहयोग से धन में वृद्धि करेगा, और वो भी सकारात्मक कायदे से करेगा। ये नहीं कि अब इसके भाई भी जो होंगे वह कैसे विचार देंगे? छोटे सहोदर अच्छे विचार। अच्छे विचार देंगे, लेकिन इनके सब खास सगे छोटे भाई कौन होंगे? तीसरे भाव के स्वामी। तो तीसरे भाव के स्वामी मंगल देव अपने भाव से नवम भाव में बैठे हुए हैं, और देवगुरु बृहस्पति की राशि में ही बैठे हुए हैं। यानी कि मंगल की स्थिति अच्छी है, अपने मित्र राशि में भी है, और शुभ ग्रह की राशि में है। इनके से जो खास छोटे भाई होंगे ऊर्जावान भी होंगे, उत्साहवान भी होंगे। सूर्य चंद्रमा एवं मंगल है। सूर्य भी सात्विक ग्रह है, चंद्रमा भी सात्विक ग्रह है। मंगल जब अच्छी स्थिति में होता है तो यह भी सात्विक ही हो जाता है। यानी कि आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि जिसके कुंडली में मंगल स्वराशि या उच्च राशि के हैं, वह व्यक्ति कभी गलत चीज के लिए वह किसी से नहीं झगड़ता। यानी कि व्यक्ति में अगर स्वयं की गलती होती है तो जिसके मंगल जितने अच्छे होते हैं, उच्च राशि के हों त्रिकोण राशि के हो, अपनी गलती पहले स्वीकार करते हैं। यदि मंगल अच्छे नहीं है तो अपनी गलती व्यक्ति जल्दी स्वीकार
नहीं करता। नहीं करता। क्या यह बातें आप लोगों को अनुभव में है? आप लोग देखिए कि आपके मित्र या आपके कुंडली में, आपके बच्चे की कुंडली में, आपके मित्र लोगों की कुंडली में मंगल देव किस स्थिति में है? अच्छी स्थिति में है। क्या स्वराशि में, त्रिकोण राशि में, उच्च राशि के हैं? उस व्यक्ति से यदि कोई त्रुटियां होती है तुरंत स्वीकार करता है भूल को, एक ही वाक्य में। जी सही है गुरुदेव। सही है गुरुजी। तो जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार करता हो उसको हम अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? अच्छा कहेंगे। अच्छा ही है। तो अच्छा गुण किसका परिचायक है? सात्विकता का परिचायक है या दुर्गुणता का परिचायक है? सात्विकता। गलतियां किससे नहीं होती है? हमसे भी होती है। हमसे भी गलतियां होती है, आपसे भी हो सकती है यदा कदा। हम मनुष्य हैं तो गलतियों का तो होना है। लेकिन अपनी गलतियों को सुधार ले, अपनी गलतियों को स्वीकार ले, वह व्यक्ति महान होता है। तो ये बड़ी बात है। चलिए, तो आज की कक्षा हम इसी जगह समाप्त करते हैं। कल की कक्षा में पुनः दूसरे भाव से आगे हम लोग बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को ज्ञानवर्धन में सहायक हुआ होगा। यदि कक्षा अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धन में सहायक हुआ हो, तो इस कक्षा के बारे में आप सभी अपने मित्रों को भी अवश्य बतलाएंगे।